नमस्कार दोस्तों, मैं भारतवंशी प्रोफेसर रिपु रंजन सिन्हा, पथ प्रदर्शक, वैश्विक नवाचार, शांति और सतत विकास। आप सभी का स्वागत करता हूं। गर्व की बात है कि हमने हाल ही में अपना 73वां गणतंत्र दिवस हर्ष और उल्लास के साथ मनाया। एक संविधान का प्राथमिक कार्य सरकार की मूल संरचना को निर्धारित करना है, जिसके अनुसार लोगों को शासित किया जाना है। यह एक देश का संविधान है जो सरकार के 3 मुख्य अंगों अर्थात विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका को स्थापित करता है। पर क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने से पहले भारत के एक सामान्य आम नागरिक के लिए जीवन कैसा था? पर क्या आप जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को संविधान के लागू होने से पहले भारत के एक सामान्य नागरिक के लिए जीवन कैसा था? यह आज के नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन को कैसे प्रभावित करता है? हमारे संविधान में 5 खास बातें हैं जो आपके जीवन में एक अभिन्न भूमिका निभाते हैं और आपने इसे महसूस भी नहीं किया होगा। भारत का संविधान देश की सरकार तो बनाता ही है। भारत का संविधान देश की सरकार तो बनाता ही है, मौलिक कानूनों को भी स्थापित करता है। लेकिन सबसे जरूरी, यह अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को गारंटी देता है। अपने नागरिकों के बुनियादी अधिकारों को भी गारंटी देता है, जिसमें से कुछ बुनियादी अधिकार है, जिसमें पहला अधिकार हमारे मौलिक अधिकार है, जिनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के प्रावधानों में है। जिनकी चर्चा संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के प्रावधानों में है। भारतीय नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने और अपने व्यक्तित्व को पूरी तरह से विकसित करने में सक्षम करता है। हमारे इतिहास में किसी भी समय इन अधिकारों का कानून के तहत हमें गारंटी नहीं दी गई। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का उदाहरण ले लें तो देखें, अनुच्छेद 21 के अनुसार कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा किसी भी व्यक्ति को इससे वंचित नहीं किया जा सकता और ना ही किया जाएगा। इन कानूनों को एक अति उत्साही राज्य के खिलाफ व्यक्ति की रक्षा करने के लिए तैयार किया गया है। उदाहरण के लिए समझिए कि नगरपालिका के अधिकारी आपके घर को किसी भी कारण से ध्वस्त नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए समझिए, नगरपालिका के अधिकारी आपके घर को किसी भी कारण से ध्वस्त नहीं कर सकते जब तक कि आपने इसे अवैध रूप से निर्माण नहीं किया। यह आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार का घोर उल्लंघन है। बिना इस अधिकार के आपके स्वच्छ वातावरण, कार्यस्थल और यौन पर पुलिस द्वारा अवैध हिरासत के खिलाफ अधिकार, गोपनीयता का अधिकार, कानूनी प्रतिनिधित्व का अधिकार, ये चुनने का अधिकार ही नहीं है कि आप किससे शादी करना चाहते हैं और हाल ही में गरिमा के साथ मरने का अधिकार। यह कहने के लिए निशान से बहुत दूर नहीं होगा कि मौलिक अधिकार के बिना एक जीवन जीने के लायक ही नहीं है। दूसरा, एक व्यक्ति एक वोट। एक व्यक्ति एक वोट। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों ने पहले मतदान नहीं किया था, लेकिन एक व्यक्ति एक वोट अर्थात यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी की भावना निश्चित रूप से कुछ ऐसी है जो संविधान के आगमन के बाद आई।
सरल शब्दों में अगर समझाऊं तो भारत के एक दूर दराज के क्षेत्र में, जिले में एक गरीब किसान द्वारा डाले गए वोट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा डाला गया वोट के बीच में के मूल्य में कोई अंतर नहीं है। एक दूर दराज के जिले में एक गरीब किसान द्वारा डाले गए वोट और हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा डाला गया वोट के बीच में के मूल्य में कोई अंतर नहीं है। वो सभी एक ही के लिए गिनती करते हैं। यह यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिद्धांत है। ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिद्धांत है जिसने प्रतिनिधित्व के अधिकार के लिए आधार तैयार किया। आम भारतीयों के पास लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद आम भारतीयों के पास लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद लोकतंत्र आया है। आम भारतीयों के पास लगभग 200 वर्षों के औपनिवेशिक शासन के बाद लोकतंत्र आया है। इसलिए हमें इसे कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। हमारे संविधान का तीसरा खास पहलू है न्याय तक पहुंच। हालांकि ऐसा नहीं है कि लोगों को अतीत में न्याय तक पहुंच नहीं थी, परंतु संविधान ने जो किया वह कानूनी प्रतिनिधित्व की एक प्रणाली को औपचारिक रूप से देना था, जो प्रत्येक नागरिक को राज्य या अन्य निजी नागरिकों द्वारा विवादों, उनके खिलाफ अपराधों या कानून की अदालत में ऐसी किसी अन्य चिंता को संबोधित करने का अधिकार प्रदान करता है। इससे पहले इस पहुंच की गारंटी हर व्यक्ति के लिए नहीं थी। हालांकि न्यायिक प्रणाली के साथ अनंत समस्याएं हैं, लेकिन संविधान के तहत ट्रायल और लीगल रिप्रेजेंटेटिव के अधिकार की गारंटी दी जाती है। चौथा पहलू यंग भारत मिलियंस ड्रीम। चौथा पहलू यंग भारत मिलियंस ड्रीम हमारे देश भारत की जनसंख्या में युवा एक बड़े भाग को दर्शाता है। यह एक ऐसा देश है जिसमें लाखों आकांक्षाएं हैं। हम सबका यही विश्वास है कि अपने तरीके से काम करना और सफल होना है, पर यह संभव सिर्फ हमारे संविधान द्वारा निर्धारित प्रावधानों के कारण ही है, जो जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव को प्रतिबंधित करता है। संविधान में निहित सिद्धांत है जिन्होंने इन संभावनाओं को खोला। अब किसी भी व्यक्ति के जीवन को उनके जन्म की परिस्थितियों के से शासित नहीं किया जाना चाहिए। पांचवा पहलू भाषा की पहचान। पांचवा पहलू भाषा के पहचान का औपचारिकीकरण। क्या आपने कभी सोचा है कि आप काम पर अपने सहयोगों को तमिल, मलयाली, पंजाबी या उड़िया के रूप में क्यों संबोधित करते हो? क्या कभी सोचा है कि आप काम पर अपने सहयोगों को तमिल, मलयाली, पंजाबी या उड़िया के रूप में क्यों संबोधित करते हो? यहाँ तक कि सरकारी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम भी इस तरह के भाषाई मार्करों के औपचारिकरण के निर्धारित होता है। भाषा की पहचान ने संविधान के आगमन से बहुत पहले एक भूमिका निभाई थी। भाषा की पहचान ने संविधान के आगमन से बहुत पहले एक भूमिका निभाई थी। हालांकि यह संविधान सभा द्वारा तैयार किया गया है। और बाद में हमारी राष्ट्रीय भाषा क्या होनी चाहिए या क्या हमारे पास आधुनिक भारत में भाषा की पहचान को औपचारिक रूप देने वाला होना चाहिए। राज्यों को भाषाई लाइन में के आसपास संगठित किया गया था, जिसने भाषा को हमारी अपनी व्यक्तिगत पहचान से सबसे आगे लाया। वर्तमान समय में संविधान की 8वीं अनुसूची में भारत गणराज्य की
आधिकारिक भाषाओं के रूप में 22 भाषाओं को सूचीबद्ध किया गया है। निष्कर्ष निकालने के लिए आपके लिए इन चीजों के बारे में सोचना और आश्चर्य करना एक अच्छा विचार होगा कि संविधान के बिना आपका जीवन क्या होगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे अगर हमारे पास संविधान नहीं होता तो हम सब का जीवन कैसा होता और कितना कष्टमय होता। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहता हूं। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूं कि लेकिन जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।